हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। आपके प्रिपरेशन को और अच्छे और सॉलिड और सटीक बनाने के लिए आज हम सब फिर आपके सामने हैं। मैं आज आपको बायोलॉजी के 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग साथ में। चलो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ह्यूमन के जीनोम के बारे में बात हो रही है। ह्यूमन के जीनोम के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब कि ह्यूमन बीइंग के पूरे डीएनए, पूरे जीनोम को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसको आइसोलेट करके और उसके पूरे जीन की सीक्वेंसिंग करनी है और मैपिंग करनी है। ये इस प्रोजेक्ट का मेन गोल, मेन प्रोजेक्ट। इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें इनॉर्मस स्केल और कॉस्ट में इसको किया गया है और साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है इसका बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखेंगे जीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन जीनोम में, जो कि लगभग 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं। इसके अलावा इट रिक्वायर्स इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ बहुत सारे साइंटिस्ट जो कि अलग अलग यूएस, यूके, जापान, चाइना एंड मेनी मोर कंट्रीज के यहाँ पे साइंटिस्ट कोलैबोरेट करके किए थे तो लार्ज स्केल पे इसकी सीक्वेंसिंग हुई। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजीज, हाई स्पीड कंप्यूटर, मैसिव डाटा स्टोरेज, डाटाबेस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व था और ह्यूज अमाउंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इसमें एक्सेस किया गया। और इसके अलावा अगर आप इसके टेन्योर को देखेंगे, बेटा तो 13 ईयर्स टोटल लगे हैं। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे। 13 ये कुछ टाइमलाइन यहाँ पे दिया बेटा, 13 ईयर्स 1990 से लेकर के 2003 तक इसकी क्या हुई, स्केलिंग हुई, यहाँ लॉन्च हुआ और यहाँ जाके कंप्लीट हुआ है। बेसिक प्रोसेस क्या था इसमें? 9 बिलियन पैसे, $9 बिलियन इसमें खर्च हुए हैं और इसीलिए ये सारे रीजंस की वजह से इसको मेगा प्रोजेक्ट माना जाता है। बेसिक प्रोसेस थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। क्या है बेसिक प्रोसेस बेटा? ह्यूमन की जीनोम की क्या करना, ह्यूमन के सेल से सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद उसका कटिंग करना है, उसको आइसोलेट करने के बाद में उसके फ्रेगमेंटेशन को, उसके फ्रेगमेंट्स को अलग अलग बैक्टीरियल और ईस्ट सेल से क्लोनिंग करानी है और उसके बाद में फाइनल उसकी सीक्वेंसिंग करनी है। सीक्वेंसिंग करने के बाद में मैपिंग करनी है। फायदा क्या है इसका? मेडिसिन की फील्ड में आप देख सकते हैं, लॉ की फील्ड में, एग्रीकल्चर और इवोल्यूशन की फील्ड में हम लोग अपनी जो रिसर्च है उसको बढ़ा सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से ये आज पॉसिबल है। चलिए अगला आते हैं, अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? जीन एक्सप्रेशन क्या है? जैसा कि आपको नाम दिख रहा है, जीन का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जीन हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीन्स प्रेजेंट है, बट जीन्स फंक्शनल कब होती है? जब उसका एक्सप्रेशन होगा। तो हमारे जो जीन्स प्रेजेंट हैं डीएनए के फॉर्म में, इसका एक्सप्रेशन होना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस से संभव है, तभी पॉसिबल है। अगर हम देखें हमारे अगर सेल की बात करें तो हमारा जो सेल है, ह्यूमन सेल या एनी लिविंग सेल, अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखा जाए तो हम जानते हैं कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन का प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। एक डीएनए से क्या बन जाता है, 2 डीएनए के स्ट्रैंड बन गया, रेप्लिकेशन हो गया। अब इस डीएनए से हमको एमआरएनए बनाना है। क्या बनाना है? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बनाना है। कौन से प्रोसेस बनेगा यहाँ पे? सेंट्रल डॉग्मा का बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम सब जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। इट इज ऑल्सो मेंशन हियर, यू कैन रीड द कॉन्सेप्ट। इसके बाद एमआरएनए बनने के बाद में इस एमआरएनए से हमको क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। कौन सा प्रोसेस लगता है यहाँ पे? ट्रांसलेशन का प्रोसेस लगता है। ये जो एमआरएनए है वो छोटे छोटे राइबोसोम के साथ में अपने आप को अटैच करते हैं। चार्ज एमआरएनए यहाँ पे अटैच करके नए यहाँ पे क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड का चेन बनाते हैं और यही पॉलीपेप्टाइड हमारा प्रोटीन होता है और फाइनली यही कैरेक्टर्स दिखाते हैं हमारे अंदर, जो कि एक्सप्रेशन का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जेनेटिक कोड? एज द नेम सजेस्ट, जेनेटिक कोड कुछ कोडिंग है जो हमारे जीन्स में प्रेजेंट है। तो हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जितने जेनेटिक
64 कोडॉन्स हमारे अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि जिसमें कि 61 जो है वो फंक्शनल है, जो कि अलग अलग अमीनो एसिड के लिए लगभग 20 अमीनो एसिड के लिए कोडिंग करते हैं, और जो बाकी 3 अमीनो एसिड बाकी 3 कोडॉन है दैट एक्ट एज अ स्टॉप कोडॉन की जैसे वो एक्ट करता है। इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्या देना बेटा, 3 न्यूक्लियोटाइड के पेयर को हम कोडॉन कहते हैं और एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। इसके अलावा यूनिवर्सल होते हैं, जो जेनेटिक कोडॉन है वो यूनिवर्सल होते हैं। इसका मतलब कि अगर ईस्ट में वो कोई कोड जो है वो किसी प्रोटीन के लिए अगर कोड कर रहा है तो वो ह्यूमन बींग्स में भी वही करेगा, गोट में भी करेगा, रैबिट में भी करेगा और माउस में भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम AUG की बात करें तो AUG एक कोडॉन है जो कि एक स्टार्ट कोडॉन के तौर पर भी यूज किया जाता है, और इसके अलावा वो मिथियोनिन भी कोड करता है, मिथियोनिन भी कोड करता है। तो दिस कोडिंग फॉर मिथियोनिन विल बी यूनिवर्सल, मतलब कि फंगस में भी कोड करेगा, अगर हम रैट की बात करें, रैबिट की बात करें, सब में यही कोड करेगा। अगला पढ़ते हैं बेटा, अगला है अदर फीचर्स क्या है इसकी, डीजेनरेसी। डीजेनरेसी मतलब कि वन कोडॉन कैन कोड फॉर सेम अमीनो एसिड, मतलब कि अगर हमारे पास अमीनो एसिड कितने बेटा 20 है और 61 बेसिक कोडॉन है, तो जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा कोडॉन कुछ ना कुछ अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो इसके भी आपको एग्जांपल्स यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखेंगे। ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं और कंटिन्यूअस मैनर में प्रेजेंट होते हैं। हम डायग्राम से इसको और बेसिक समझेंगे। ये आपके पास एक कार्टिल है, यहाँ पे आप देखेंगे UAA, क्या है बेटा UAA, इट इज अ स्टॉप कोडॉन। सिमिलरली UAG ये भी है आपका स्टॉप कोडॉन, UAA, UAG, और यहाँ पे भी आपका UGA भी आपका स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। तो ये तीनों आपके स्टॉप कोडॉन के जैसे काम करते हैं। अगर बात करें अलग अलग अमीनो एसिड की, आप देख सकते हैं कार्टिल्स में अलग अलग कोडॉन अलग अलग। आई होप ये क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। क्या सवाल है, डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA और DNA का क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिक चीज हम सब जानते हैं बेटा, DNA क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको थाइमिन देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको यूरासिल देखने को मिलता है, थाइमिन के एब्सेंस, थाइमिन के प्रेजेंस, थाइमिन की जगह, ठीक है। इसका जो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कम स्टेबल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरासिल। यूरासिल एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जो कि अनस्टेबल होता है, तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसमें म्यूटेशन के चांसेस कम होते हैं, न्यूक्लियस स्टेबल है, और यहाँ पे म्यूटेशन के चांसेस मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। DNA कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना DNA होता है, और प्रोकैरियोट्स में भी सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है। और अगर RNA की बात करें तो साइटोप्लाज्म और राइबोसोम में और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। DNA क्या होते हैं बेटा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, और RNA जो है वो DNA के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर रेप्लिकेशन। अगले आते हैं जेनेटिक मटेरियल। DNA को जेनेटिक मटेरियल के तौर पे स्टोर किया जाता है, बट RNA को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं। यू नो द प्रोसेस दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। DNA के फॉर्म के बारे में बात करें तो ddNA, ddNA और zDNA, 3 तरह के DNA हमको अभी तक डिस्कवर किए हैं, और mRNA, rRNA और tRNA, RNA के अलग अलग फॉर्म्स हैं। इसमें डीऑक्सी शुगर होता है और इसमें राइबो शुगर होता है। डीऑक्सी और राइबो शुगर में क्या अंतर है, डिफरेंस है बेटा, इसके सेकेंड पोजीशन में अगर हम सेकेंड कार्बन की बात करें तो सेकेंड कार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये डीऑक्सी सॉरी एक ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये डीऑक्सी राइबोज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है डबल स्टैंडर्ड DNA। क्वेश्चन दिया है, न्यूमेरिकल आप बोल सकते हैं, चार्ट ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। अगर DNA का जो स्ट्रैंड है उसमें हमारे पास 35% है, तो थाइमिन का परसेंटेज कितना होगा। तो चार्ट ग्राफ के नियम के हिसाब से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जितना A होता है उतना ही E होता है, ठीक, और जितना G होता है उतना ही C होता है, हालांकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं। इसके हिसाब से अगर आप देखें 35% अगर हमारे पास बॉन्डिंग है तो 35% साइटोसिन होगा, और दोनों का अगर सम कर देंगे तो वो 70%, ठीक। अब 70 टोटल 100% है, उसमें 70 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 30%। अब ये 30% हम इसको भी क्या करेंगे
डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो हमारा बेसिक क्या आ जाएगा, जो थायमिन का परसेंटेज है वो बेसिक हमारा 50% आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। व्हाट इज एन ओपेरॉन? एक ओपेरॉन क्या होता है? तो डीएनए सब लोग पढ़े हुए हैं, डीएनए के फंक्शनल यूनिट को हम ओपेरॉन बोलते हैं। हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में लैक ओपेरॉन का मॉडल जो है वो मेंशन है, जो कि बैक्टीरिया इकोलाई में फंक्शन किया गया है। ठीक है, ओपेरॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए कॉमनली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, स्पेशली बैक्टीरिया, इन विच अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली रिलेटेड जीन इज रेगुलेटेड टुगेदर। तो इसमें ओपेरॉन के हेल्प से हम रेगुलेशन करते हैं कि कौन से जीन को कब फंक्शनल कराना है, कब उसका ट्रांसक्रिप्शन कराना है, ट्रांसलेशन कराना है, और कब उसको रोकना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन हमको ओपेरॉन मॉडल से हम करते हैं। ठीक है, इसमें होता है एक प्रमोटर रीजन होता है, एक ऑपरेटर रीजन होता है, स्ट्रक्चरल जीन और एक रेगुलेटर। डायग्राम से इसको और बेहतर हम समझ सकते हैं। ये ओपेरॉन का डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, तो इस डायग्राम में हम समझेंगे कि ये आपका ये जो आई है, आई जीन जो है वो आपका रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है, और ये रिप्रेसर एमआरएनए आपका कोड करके रिप्रेसर की प्रोटीन बनाता है। ये रिप्रेसर क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमारे मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर एक्टिव रहता है, और रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। जब ये इसको रोक देता है, आगे के ये जो जीन्स हैं, जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, वो फंक्शनल नहीं होते हैं, तो हमारा जो रेगुलेशन है वो ऑन रहता है, मतलब सिस्टम ऑफ। ठीक, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, लैक्टोज विल एक्ट एज अ इंड्यूसर। लैक्टोज हमारा इंड्यूसर के जैसा काम करता है और वो रिप्रेसर को आके इनएक्टिव करता है। जब रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है तो नाउ इट इज नॉट एबल टू ब्लॉक दी ऑपरेटर रीजन, ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक नहीं कर पाता है, तो ऑपरेटर अपना काम करता है, जो बेसिक अपना फंक्शन है स्ट्रक्चरल जीन की कोडिंग करता है और ट्रांसक्रिप्शन करके लैक एमआरएनए बनाता है, और ये एमआरएनए फिर ट्रांसलेशन करके रेस्पेक्टिव प्रोटीन बनाते हैं, जो कि बैक्टीरिया के फंक्शन में है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। इसको लैक ओपेरॉन को बेटा नेगेटिव रेगुलेशन भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच न्यूक्लिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी इन ह्यूमन बीइंग्स? तो ह्यूमंस में हेरिडिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हम सब हमने पढ़ा है कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और अगले जनरेशन में ट्रांसफर भी करता है। और ये किसके द्वारा किया गया बेटा? वॉटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का जो मॉडल है वो काफी पॉपुलर है। डीएनए ने इन्होंने अपना स्टडी किया था। इस डीएनए को हम लोग स्ट्रक्चर से और समझ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर जिसमें कि न्यूक्लियोटाइड, जिसमें कि न्यूक्लियोटाइड एक जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो बाउंड होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बाउंड होते हैं दूसरे न्यूक्लियोटाइड और विद दिस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के हेल्प से वो बॉन्ड बाइंडिंग होती है। अगर आप ये दोनों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखें तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच में एच बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड मेंशन करना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मेंशन करना है, एंटी पैरेलल नेचर मेंशन करना है कि पैरेलल तो है बट एंटी पैरेलल। कैसे? 5' 3' शेयर इसका डायरेक्शन है, इसका जस्ट अपोजिट 5' अपोजिट। ठीक है, तो ये चीजें मेंशन करनी जरूरी है डीएनए के स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। एक्सप्लेन डीएनए रेप्लिकेशन विद डायग्राम। डीएनए रेप्लिकेशन बताना है। अब डीएनए रेप्लिकेशन बताने से पहले हम सबको पता होना चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा? सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव मोड को बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने कुछ चीज़ों को बचा लिया, कंजर्व कर लिया, और कुछ चीज़ें हमने नहीं बनाई। तो डीएनए अगर ये डीएनए होगा तो इस डीएनए का ये जो स्ट्रैंड होगा वो पैरेंटल होगा, और जो हम नया स्ट्रैंड बनाएंगे वो न्यू स्ट्रैंड होगा। हो गया ना सेमी कंजर्वेटिव। अब चलिए इसको डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ये है एक डायग्राम जैसे हम लोग सेमी कंजर्वेटिव को समझेंगे। सबसे पहले रेप्लिकेशन कहाँ होता है? स्टार्ट ओआरआई पे स्टार्ट होता है, जिसको ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। ओआरआई पे डीएनए का स्ट्रैंड खुलता है, ओपन होता है, जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और डीएनए ओपन होने के बाद में एक छोटा सा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है और वो न्यूक्लियोटाइड को कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज करते जाता है। जो ये पॉलीमराइजेशन होता है बेटा, ये 5' 3' डायरेक्शन में होता है, इसको जरूर मेंशन करना है।
ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, यहाँ पे देखिए सिंथेसिस होगी, कंटिन्यूअस होगी। और अगर देखा जाए तो अपोजिट साइड में जो दूसरा स्ट्रैंड है उस पे जो होगा यहाँ पे सिंथेसिस जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस, ओके, सिंथेसिस जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे छोटे छोटे आरएनए प्राइमर आकर के लगेंगे, फिर हट जाएंगे, फिर आरएनए लगेंगे, फिर हट जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट यहाँ भी होगा। बाद में ये जो डिसकंटिन्यूअस अरेंजमेंट है उसको ओकाज़ाकी फैक्टर बोलते हैं, और बाद में ये अरेंजमेंट उसको कंटिन्यू कर लिया जाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के हेल्प से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। व्हाट इज जीन क्लोनिंग? जीन क्लोनिंग क्या है? तो जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, एज द नेम सजेस्ट, जीन की क्लोनिंग। जीन की क्लोनिंग क्यों करना है? जीन की क्लोनिंग क्योंकि हमको कुछ अपने इंटरेस्ट की जीन निकालनी है, उसकी सिंथेसिस करनी है और उसको मल्टीप्लाई करके अपने इंटरेस्ट का प्रोडक्ट प्राप्त करना है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या हो सकता है बेटा? कोई एंजाइम हो सकता है, कोई वैक्सीन हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, या एनी अदर। ठीक है, और वो हमको किसमें मिलेगा बेटा? वेक्टर के हेल्प से। वो इसमें क्या आप लोग देख सकते हैं? स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट को इन्वॉल्व करके हम अपने डीएनए को आइसोलेट करेंगे और सुटेबल वेक्टर की हेल्प से उसके प्लाज्मिड में ट्रांसफर करेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म में, और होस्ट ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक डायग्राम की हेल्प से जैसे इसको समझते हैं, ये आपका डीएनए क्लोनिंग का एक डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है? डीएनए। ये हमारा डीएनए है जो कि हमारा इंटरेस्ट पर है। ठीक है, अब ये इंटरेस्टेड डीएनए को हमने काट करके निकाल दिया। क्या यूज करते हैं यहाँ पे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। फिर क्लोनिंग वेक्टर निकाला। हमारे पास पहले से कोई वेक्टर है। वेक्टर का काम क्या है? एक डीएनए को या कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो यहाँ पे डीएनए को ले जाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए वेक्टर का हेल्प। ठीक है, तो हमने वेक्टर को ले लिया, वेक्टर का वो पोर्शन हमने कट करके हटा दिया और हमारे इंटरेस्ट का जीन को हमने इसमें क्या करके बेटा ऐड कर दिया, डीएनए लाइगेज की हेल्प से उसमें ऐड कर दिया। अब जब ये ऐड हो गया है, अब अगला जो डीएनए बना इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको बोलते हैं। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग किसी भी अपने प्रेफर्ड होस्ट में डालेंगे और होस्ट में डालने के बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा और हमको अपना डिजायर्ड प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम, व्हाटएवर हमको ऑब्टेन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? तो हम लोग अपना सब फिंगरप्रिंटिंग लगाते हैं, बट यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत स्पेसिफिक है, बहुत अलग है। हम सब ये जानते हैं कि हमारा जो डीएनए ह्यूमन जो जीनोम है वो लगभग 99.9% जो है वो सेम रहता है, बट द डिफरेंस लाइज इन 0.1%। यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। तो ये डिफरेंस को हमको याद करना है और इस डिफरेंस को लेकर के हम लोग को इसका एप्लीकेशन करके हमको डीएनए फिंगरप्रिंट्स करना है। कहाँ काम आता है? अच्छा, पहले इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। प्रोसेस समझ लेते हैं बेटा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द यूनिक पैटर्न ऑफ देयर डीएनए। हमने जो 0.1% बताया वो यूनिक पैटर्न है, जिसको VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स के फॉर्म में उसको निकाला जाता है। और फिर जहाँ पे आइडेंटिकल ट्विंस में होते हैं वहाँ पे यूनिक डीएनए पैटर्न जो होता है वो हाईली रिलायबल होता है। एप्लीकेशन क्या है इसका? एप्लीकेशन अगर हम देखें तो एप्लीकेशन इसका फॉरेंसिक साइंस में होता है। फॉरेंसिक साइंस में इसको यूज करते हैं क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके अलावा पैटर्निटी और मैटरनिटी डिस्प्यूट के लिए यूज किया जाता है। डेड बॉडीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको यूज करते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इसके लिए इसको यूज किया जाता है। बहुत ज़्यादा इमेंस लीगल, मेडिकल और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इसका। देखते हैं आगे। हाँ, ये देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ठीक, हम पहले सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में उसका आइसोलेशन डीएनए वहाँ से निकाल रहे हैं, उस डीएनए का फ्रैगमेंट हम कर रहे हैं। फ्रैगमेंट के बाद में उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके फ्रैगमेंट को सेपरेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद सडन प्लॉटिंग होती है। सडन प्लॉटिंग में हम कुछ प्रोसेस करके नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन में इसको डाल करके इसका डिटेक्शन करते हैं। हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं अपने पेपर में। ये मेम्ब्रेन का नाम जो लिखा है नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन को यूज किया जाता है।
उसके बाद में हम इसका रेडियो एक्टिव मार्कर से उसको रन कराते हैं और मार्कर जो है वो बिल्कुल सिग्निफाई करते हैं यहाँ पे ये नंबर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। उसके बाद में फाइनली डिटेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद में फाइनली डिटेक्शन होता है, मैचिंग होती है कि हमारे पास जो सैंपल है और जो हमारे पास में जो रिकॉर्ड रहा है वो कितना मैच कर रहा है। अगर मैच करता है तो हमको क्रिमिनल पता चल जाता है या पैटर्नल या मैटरनल टेस्टिंग में इसको यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक्सप्लेन द बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जब भी हम इंजीनियरिंग करते हैं तो यहाँ पे हम जीन्स में इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है। तो जीन्स में हम कुछ ऑल्टरेशन कर रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बेसिक होता क्या है, कहाँ इसको यूज किया जाता है? लाइफ सेविंग मेडिसिन में, जैसे कि इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स और वैक्सीन बनाने में हम इसको यूज करते हैं। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ फूड विद द इनहैंस न्यूट्रिशन। पहले क्या होता था कि बहुत ट्रेडिशनल हमारे पास में जो क्रॉप्स रहते थे उसी को हम लोग ग्रो करते थे और जो हमारा पॉपुलेशन है उसी को कंज्यूम करता था। बट आज के समय पे हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं और उससे हमको ये फायदा हो रहा है कि हम एक ही फूड सैंपल में कई सारे न्यूट्रिशन को इम्बाइब कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं और उसका हम लोग फायदा अपने पॉपुलेशन को दे सकते हैं। क्योंकि आजकल माल न्यूट्रिशन का भी, अगर पॉपुलेशन में माल न्यूट्रिशन है तो हम उसी राइस में, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल गोल्डन राइस का एक एग्जांपल है। गोल्डन राइस में हम प्रोटीन के कंस्टिट्यूएंट को ऐड कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारे जब पॉपुलेशन उसको कंज्यूम करेगा तो दे विल नॉट ओनली गेट कार्बोहाइड्रेट, दे विल गेट विटामिन एंड प्रोटीन रिच राइस। नेक्स्ट है जेनेटिक थेरेपी में और जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए भी हम अपना यूज करते हैं। आपके बुक में भी एग्जाम्पल है बेटा, एडीए डेफिशिएंसी। एडीए डेफिशिएंसी में हम जीन थेरेपी लेते हैं। चलिए और क्या इसमें आगे है, इसका हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? हार्मफुल इफेक्ट्स देखेंगे, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। एथिकल है, मॉरल कंसर्न है। क्या होता है एथिकल? भाई किसी चीज़ की आप ओरिजिनलिटी चेंज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी स्पेसिफिसिटी पे, स्पीसीज के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन हो रहा है। देन मॉरल कंसर्न हो रहे हैं कि आप उसकी नॉर्मल जो ओरिजिनलिटी है वो चेंज कर रहे हैं। मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स कर रहे हैं, अपने मनपसंद का जीन जो है हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं। इससे बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है उस स्पीसीज पे। इसके अलावा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म हम बना रहे हैं। रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म बना तो रहे हैं बट वो एक चीज़ के लिए रेजिस्टेंट हो जा रही है बट बाकी उसमें हार्मफुल इफेक्ट्स आ जा रहे हैं, उसको भी हमको चेक करना होगा। पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑन दी बायोडाइवर्सिटी। तो ओरिजिनलिटी हमारे नेचर में हर एक पॉपुलेशन का अपना अपना रेशियो है, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे, ऑल्टर करेंगे तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी में भी बदलाव आएगा, चेंज आएगा एंड इट कैन बी हार्मफुल फॉर दी नेचर। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट, ओके, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। डिज़ाइन फूड तो हम बना रहे हैं, डिज़ाइन फूड हम बना रहे हैं। डिज़ायर्ड ट्रेट हम अपने मनपसंद का डाल रहे हैं, टेलर मेड कर रहे हैं हम ऑर्गेनिजम्स को। इसके अलावा पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंस भी हम कर रहे हैं। कॉन्स में अगर देखें तो नए नए फूड को अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो उससे एलर्जीज भी डेवलप हो रही हैं। और अनफेवरेबल डेंसिटी, ऑर्गेनिज्म दैट हैव बीन मॉडिफाइड टेंड टू शो स्ट्रॉन्गर अनमॉडिफाइड वंस हु सून डिसअपीयर इन द वाइल्ड। तो हम बना तो रहे हैं बट वो नेचुरल सराउंडिंग में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, ये इसका एक डिमेरिट है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी हमको ऑब्टेन हो रहे हैं और वो भी एक चैलेंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? अभी हमने जीन क्लोनिंग में पढ़ा है कि हम अपने इंटरेस्ट के जीन को निकाल रहे हैं और हम अपने क्लोनिंग वेक्टर में उसको डाल रहे हैं और क्लोनिंग वेक्टर में डाल करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना लाइगेज के हेल्प से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं और फिर इसको अपने जो भी हमारा होस्ट है उस होस्ट में डाल करके उसका ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं और डिजायर्ड प्रोटीन बना रहे हैं। तो उसके स्टेप्स को अगर देखा जाए तो सबसे पहला आइसोलेशन और जीन का आइसोलेशन करना, रेस्ट्रिक्शन। हम पहले डीएनए का कोई भी सैंपल लेंगे उसमें से डीएनए को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद में उसको वेक्टर में इंसर्ट करेंगे, प्लाज्मिड के हेल्प से प्लाज्मिड वेक्टर में डालेंगे। देन ट्रांसफर टू दी होस्ट पे हम उसको होस्ट में डालेंगे और होस्ट में डालने के बाद में उसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और अपने एक्सप्रेस करेंगे जीन जो कि हमारा इंटरेस्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। व्हाट इज अ क्लोन? एक क्लोन क्या होता है? क्लोन जैसा कि हम जानते हैं फोटोकॉपी, जेरोक्स कॉपी होते हैं। तो आप जैसे दो बच्चे अगर बिल्कुल सेम है तो हम बोलते हैं आइडेंटिकल कॉपीज। वैसे ही आपका देख सकते हैं
पे क्लोन क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बिल्कुल सेम है, मॉर्फोलॉजिकली नहीं बल्कि जेनेटिकली भी सेम है, बाहर से देखने में और अंदर से बिल्कुल सेम है। जेनेटिकली आइडेंटिफाइड डिराइव फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट से ऑब्टेन है, इसको हम क्लोन बोलते हैं। बच्चे हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ये सेक्सुअल सिंगल पेरेंट से ऑब्टेन होते हैं और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन होते हैं वो बिल्कुल जेनेटिकली सेम होते हैं, क्लोन होते हैं अपने पेरेंट। जीन क्लोनिंग और प्लांट क्लोनिंग दो टाइप की क्लोनिंग होती है। जीन क्लोनिंग में क्या हम अपना डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करते हैं, फिर उसमें प्लाज्मिड वेक्टर में डालते हैं और मल्टीप्लिकेशन करके हम अपना इंटरेस्ट का प्रोडक्ट को पाते हैं। अगला है प्लांट क्लोनिंग। प्लांट क्लोनिंग में हम लोग कहाँ यूज करते हैं, टिश्यू कल्चर के बारे में आपने सुना होगा। टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होता है, इसमें एक छोटा सा प्लांट का टुकड़ा लेते हैं और उसको न्यूट्रिएंट मीडिया में आर्टिफिशियली लैब कंडीशन में ग्रो कराते हैं और उसके बाद में जब वो ग्रो कर देता है और उसमें शूट और रूट आने लगता है तो फिर हम उसको सैपलिंग के तौर पे हम उसको क्या करते हैं, सॉइल में प्लांट करते हैं। एक इमेज है, इस इमेज की हेल्प से हम लोग थोड़ा समझेंगे। प्लांट का आपने छोटा सा सैंपल लिया, उसको आपने न्यूट्रिएंट मीडिया में लैब कंडीशन में ग्रो कराया, जब उसमें से शूट कैलस फॉर्म हो जाता है और कैलस जब शूट और रूट फॉर्म करता है तो हम उसको नेचुरली सॉइल में डाल देते हैं और फिर वो सॉइल में ग्रो कर जाता है। फायदा क्या है प्लांट क्लोनिंग का? प्लांट क्लोनिंग या टिश्यू कल्चर की हेल्प से आज हम कम समय में बहुत सारे प्लांट अपने इंटरेस्ट के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो समय भी बचा रहा है और नेचुरल कंडीशन में अगर प्लांट को कोई डैमेज होता है, पेस्ट लग जाते हैं, डिजीज लग जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारा कंट्रोल्ड कंडीशन में बन रहा है। तो देखिए हम इसको चेक करके बनाएंगे। चलिए अगला पढ़ते हैं, एक्सप्लेन दैट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अभी हमने पढ़ा है, उसके फायदे क्या है बेटा? फायदे आप देख सकते हैं, क्रॉप यील्ड तो बढ़ रही है, मतलब क्रॉप का यील्ड बढ़ रहा है, हमको ज़्यादा प्रोड्यूस मिल रहा है, बट रेजिस्टेंट भी हो रहे हैं, पेस्ट और डिजीज से रेजिस्टेंट भी हो रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज कम हो रहा है। अभी क्या है कि क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई, मैक्सिमम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो जीएम क्रॉप्स में हमको केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करना पड़ता है और हमको इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या मिला? डिसएडवांटेज अगर देखा जाए तो यहाँ पे नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को रिस्क है, फिर रेजिस्टेंट पेस्ट जो हैं वो डेवलप हो जा रहे हैं, हम करना कुछ और चाह रहे हैं बट रेजिस्टेंट पेस्ट जो है वो डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन भी डेवलप हो रहा है और एथिकल और मॉरल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं जीएम क्रॉप्स से, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेम सेल टेक्नोलॉजी? स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल आप जानते हैं कि वैसे सेल जो हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लास्टुला से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रिजर्व करके रखते हैं और ये बिल्कुल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं और इन सेल्स से हम कोई भी बॉडी का ऑर्गन बना सकते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। अभी हमने प्लांट के टिश्यू कल्चर में देखा कि हम कोई भी प्लांट के टुकड़े से पूरा प्लांट बना ले रहे हैं। सिमिलरली ये चीज़ अगर एनिमल में हो रही है तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होती है। क्या कैसा होता है बेटा कि जब भी हमारा ब्लास्टोसिस बन जाता है, ब्लास्टोसिस स्टेज पे हम इसका इनर सेल मास से कुछ सेल को एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं और जब निकाल लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं तो ये लेटर यूज के लिए हेल्पफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सबसे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। यही सेल आगे जाकर के एक्टोडर्म बनाते हैं, यही सेल आगे जाकर के मेसोडर्म बनाते हैं और एंडोडर्म बनाते हैं, ठीक है। ये अगर बॉडी के 3 जर्मिनल लेयर जो बन गए हैं, इन्हीं तीनों जर्मिनल लेयर से फिर बॉडी का पूरा ऑर्गन बनता है। आप देख सकते हैं एक्टोडर्म से हमारे नर्व सेल बन रहे हैं, मेसोडर्म से पूरे ब्लड सेल्स और मेसोडर्म सेल्स बन रहे हैं और एंडोडर्म से हमारे लाइनिंग वाले सेल बन रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए स्टेम सेल का हमको जरूरत क्या क्यों है? क्यों है जरूरत हमको? क्या इसके यूजेस हैं? यूजेस है सबसे पहला है ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया एंड ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए अगर हमको कोई ब्लड डिसऑर्डर हो गया, ल्यूकीमिया हो गया और हमारे पास स्टेम सेल प्रिजर्व है तो हम उस स्टेम सेल को लेकर के उसका डिफरेंशिएशन करके अब नए ब्लड सेल बना सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म, उस ह्यूमन की, ठीक है। देन रिपेयर ऑफ द डैमेज विद द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है तो हम उसको भी रिपेयर कर सकते हैं, पार्किंसन डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं और भी मेडिसिन में और ऑर्गन रिपेयर में उसको रीजनरेटिव ऑर्गन रिपेयर में यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? और राइट एनी टू ऑफ इट्स बेसिस, मतलब 2 तरह के ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग किस आधार पे कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? एग्रीकल्चरल
केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर यहाँ बिल्कुल नहीं यूज होते हैं और पूरी तरह से ये नेचुरल मेथड पे रिलाई करता है, बेस्ड होता है। कैसे कैसे हो सकता है इसमें? सबसे पहले यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? कंपोस्ट, ग्रीन मैन्यूर्स एंड वर्मी कंपोस्ट जो होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी एनहांस करते हैं। कंपोस्ट क्या होता है बेटा? सूखे पत्ते और सब्जी के छिलके से हम कंपोस्ट बनाते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। इट इज वेरी इजी कंपोस्ट का मेथड। देन ग्रीन मैन्योर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि वर्मी कंपोस्टिंग में हम अर्थवॉर्म को यूज करके सॉइल में डाल देते हैं। अर्थवॉर्म सॉइल को डाइजेस्ट करके और अपना फीकल मैटर जो छोड़ता है वो न्यूट्रिएंट रिच रहता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, क्रॉप्स को बहुत फायदा होता है। ठीक है, ये चीज है। और अगला है बेटा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है? डिफरेंट क्रॉप्स टू मेंटेन द सॉइल न्यूट्रिएंट। सॉइल के न्यूट्रिएंट को मेंटेन करने के लिए ऑल्टरनेटिवली हम अलग अलग तरह के क्रॉप्स लगाएंगे, जिसकी न्यूट्रिएंट जो एनरिचमेंट है, जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो अलग है। ठीक है, इससे कि हमारा पेस्ट का भी जो कंटेमिनेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे आपको इमेज दिया बेटा, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला है सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है, वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करता है, फूड का न्यूट्रिएंट कंटेंट को मेंटेन करता है, इम्प्रूव करता है, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को एलिमिनेट करता है, टॉक्सिक केमिकल को एलिमिनेट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला क्वेश्चन है बेटा एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म को बनाना है, एंजियोस्पर्म को ओव्यूल बनाना है और कुछ बेसिक जो फंक्शन है पार्ट्स के उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये भी आपने सब किया हुआ है क्लास 12 का। अच्छा, ये 5 मार्क्स से क्वेश्चन, हमने 5 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है। पहला क्वेश्चन है ओव्यूल का डायग्राम बनाना। तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्टॉक है, इस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं यूनिकल फाइलम वो पॉइंट है जहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है स्टॉक की और हमारे ओव्यूल की। और इसके अलावा जो कवरिंग है, उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। और कवरिंग के अंदर में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये न्यूसेलस सेल कहलाते हैं। ये न्यूसेलस सेल कहलाते हैं। न्यूसेलस सेल का काम है ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये हमारा अंदर का एम्ब्रियो है, छोटा एम्ब्रियो, जिसमें तीन एंटीपोडल, एक पोलर न्यूक्लियाई और 2 सिनेप्टिक के साथ में एक सेल प्रेजेंट है। आप इसको जूम करके इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन में ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इंटेगुमेंट फंक्शन प्रोटेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो सैक। न्यूसेलस क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो सैक साइट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और माइक्रोपाइल क्या होता है? माइक्रोपाइल में वो प्लेस है जहाँ पर क्या होता है? एंट्री ऑफ दी पॉलन ट्यूब। माइक्रोपाइल ही वो एरिया है जहाँ से हमारा पॉलन ट्यूब जो है वो एंट्री करता है। इस तरह से पॉलन ट्यूब एंट्री करता है और यहाँ पे 2 मेल आकर के फ्यूज होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन अगले वाले क्वेश्चन में करेंगे। चलिए देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन वाला क्वेश्चन आ गया है। तो ये हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सैक तैयार है। मैच्योर एम्ब्रियो सैक जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो हमारा पॉलन ट्यूब डेवलप होकर के आएगा और 2 मेल न्यूक्लियाई के साथ में आएगा। पहला मेल न्यूक्लियाई हमारे एक्स सेल के साथ में फ्यूज करके क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। और दूसरा मेल न्यूक्लियाई जो है वो हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, एक्स सेल की पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाएगा। ये प्रोसेस को, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे 2 बार हो रही है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन टिपिकल एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बेटा और किसी में पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर आपको मेंशन करना है तो इस तरह से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि एक मेल रेडिट एक्स सेल के साथ में मिलकर जाइगोट बनाता है और दूसरा जो है, और ये जो आगे जा करके एम्ब्रियो में डेवलप होता है, जो कि आगे जा करके पूरा प्लांट बनाता है। ठीक, आगे जब इसकी सीड डेवलप होती है तो उससे पूरा प्लांट बनता है। दूसरा मेल एम्ब्रियो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर के ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है और ये जो है वो हमारे ग्रोइंग एंडोस्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से लास्ट में क्या डेवलप होता है? फ्रूट डेवलप होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। बहुत बेसिक सा चीज़ है। पॉलिनेशन आप जानते हैं क्या होता है? कभी भी एंथर से पॉलन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? वो दोनों गैमीट के मिक्सिंग को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन बाद में होता है, जब पॉलिनेशन होगा उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। अब द प्रोसेस टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन, दिस टेक्स प्लेस आफ्टर
पॉलिनेशन। फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस इंसेक्ट, वाटर, एयर, जो भी आपके पॉलिनेटिंग एजेंट है वो रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, जो कि एयर, वाटर, इंसेक्ट और अदर एजेंसीज हो सकते हैं। यहाँ पे आपके एक्सटर्नल मीडियम बिल्कुल नहीं लगते हैं, ये पूरी तरह से फ्लावर के अंदर किया जाता है। अगला देखें तो पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म, इसमें नहीं बनता है। पॉलिनेशन में हमको पॉलन ट्यूब की जरूरत नहीं है, बट फर्टिलाइजेशन में हमको पॉलन ट्यूब की जरूरत है, ताकि मेल जो एंथर आया है, सॉरी जो पॉलन ग्रेन आया है वो आपके एक्सेल तक, नीचे एम्ब्रियो सेल तक पहुंच सके। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर, सो दैट इट इज अ एक्सटर्नल मैकेनिज्म। फ्लावर के ऊपर होता है और ये जो है वो फ्लावर के अंदर होता है, इंटरनल मैकेनिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। डिजीज ट्रांसमिशन ऑफ द फॉलोइंग, अलग अलग डिजीज अलग अलग मेथड से ट्रांसमिट होते हैं, क्या रीजन है उनकी, बहुत करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज के ट्रांसमिशन, कुछ डिजीज है उसके ट्रांसमिशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अमीबियासिस। अमीबियासिस इज अ डिजीज जिसको अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। ये एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो कि हमारे इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। पैरासाइट कौन इन्वॉल्व है बेटा, एंटमीबा हिस्टोरिटिका इन्वॉल्व है। ये कहाँ पे होता है, कॉमन इन एरियाज विद पुअर सैनिटेशन, ऐसे एरिया में जहाँ पे सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, गंदा पानी है, वहाँ पे हाइजीन प्रॉपर नहीं है, वहाँ कॉन्टैमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से या ओरल या एनल कॉन्टैक्ट की वजह से ये चीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है। सिम्टम्स जो है उसको क्या क्या आते हैं बेटा, एब्डोमिनल पेन है, फीवर है, वेट लॉस और कॉम्प्लिकेशन जैसे कि लिवर एब्सेसिस भी इसमें होता है अगर ये ज़्यादा स्प्रेड होता है। ट्रीटमेंट क्या है इसमें, एंटीबायोटिक्स और कुछ एंटीबायोटिक्स इसमें चलते हैं और इम्प्रूव्ड हाइजीन और सैनिटेशन से हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, जो सिस्ट है वो सिस्ट हमारे बॉडी में अगर हम उसको खा लेते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव एरिया से होकर के हमारे इंटेस्टाइन को आकर के इफेक्ट करता है और इंटेस्टाइन पे इसका जो डेवलपमेंट होता है सिस्ट का, पूरा इसका लाइफ साइकिल होता है, सिम्टम हमें दिखाता है और फाइनली फिर जब डिस्चार्ज होता है हमारा फीकस, तो इस फीकस से हमारे सॉइल में या आसपास के एरिया में पानी में या सॉइल में जाता है और उस सॉइल से फिर वो क्रॉप्स में भी जा सकता है या पानी में जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रिवेंशन जरूरी है। अगला आते हैं, सेकेंड इज मलेरिया। व्हाट इज मलेरिया? मलेरिया एक ऐसा प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जीनस से होता है, प्लाज्मोडियम फैलसिफेरम या प्लाज्मोडियम वाइवाक्स से हम लोग ये इफेक्ट होता है। ठीक है, कैसे? प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोआ को निकाल करके फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो बाइट करती है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा करके ट्रांसमिट कराती है। देखिए वेक्टर्स जो है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, इन्फेक्टेड वेक्टर जो है। अगला है इसमें ट्रांसमिशन कैसा होता है इसका, रेयर ट्रांसमिशन बाय कॉन्टैक्टेड नीडल। ये नीडल के कॉन्टैमिनेशन वगैरह से नहीं होता है। कैसे होता है? ये सिंपली मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है। सिम्टम्स क्या है इसमें? सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है फीवर आता है, चिल्स आते हैं, स्वेट है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, फटीग, नॉजिया, वॉमिटिंग और डायरिया, ये सब मलेरिया के सिम्टम्स हैं। और सीवियर केसेस में आपको शिवर आ सकते हैं, अनीमिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसेस हो सकते हैं, जॉन्डिस हो सकता है या किडनी फेलियर भी हो सकता है। अब देख सकते हैं डायग्राम में आप देख सकते हैं मॉस्किटो बाइट कर रहा है, तो यहाँ से स्पोरोजॉइड स्टेज पे उसको ले करके फिर अपने हमारे लिवर में जाता है, लिवर में इसका मल्टीप्लिकेशन होता है आरबीसी के अंदर में और फिर हमारे अंदर उसका सिम्टम्स आता है, चिल्स आते हैं और उसके बाद में अगर दूसरा मॉस्किटो आया है और इन्फेक्टेड पर्सन को काटा है तो वहाँ से जाकर फिर हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन को कॉज करा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस का क्या है बेटा? एस्केरियासिस एक इन्फेक्टेड डिजीज है जो कि एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड से हमको आता है। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड एक वर्म है, ठीक है, राउंड वर्म की कैटेगरी में इसको बोलते हैं। टॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पे पुअर सैनिटेशन और हाइजीन है वहाँ पे ये देखने को मिलता है। कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है? फीकल ओरल रूट से इसका ट्रांसमिशन होता है। एक हेल्दी पर्सन अगर खाना कोई भी कॉन्टैमिनेटेड खाना या पानी ले रहा है जिसमें इन्फेक्टेड एग्स हैं पैरासाइट के, तो इससे वो हमारे बॉडी में आ सकता है और हमको उससे ट्रांसमिट हो सकता है एस्केरियासिस। ठीक है, अगला है निमोनिया। निमोनिया आप लोग सब जानते हैं। निमोनिया क्या है? निमोनिया एक डिजीज है जो कि हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। तो इट इज अ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स अवर एल्वियोलाई ऑन द बोथ लंग्स। आप देख सकते हैं कि लंग्स में अगर निमोनिया किसी को हो जाता है तो फ्लूइड वहाँ पे
पे भर जाता है। जब फ्लूइड भर जाता है एल्वियोलाई के अंदर में, तो हम लोग जो यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज होना है, गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज आती हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आती हैं। इट कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग, स्पेशली टू दी वेरी यंग और ओल्डर एंड अदर। इम्यून सिस्टम जो है इसमें कॉम्प्रोमाइज होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं बॉडी में, आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला डिजीज जो है वो है फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस को हम लोग, ये भी मॉस्किटो बाइट से बढ़ता है, फैलता है। कैसे होता है, इसमें भी आप देखो अगर मॉस्किटो काट लेता है तो इन्फेक्टेड पर्सन से मॉस्किटो के अंदर जाकर के मॉस्किटो के अंदर जाकर अगर मॉस्किटो काटा है तो ह्यूमन स्टेजेस क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल को इफेक्ट करता है और यहाँ पे वर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मॉस्किटो काटता है तो मॉस्किटो के अंदर वो लार्वा स्टेज में डेवलप होता है और दोबारा से हेल्दी पर्सन को काट करके वो इन्फेक्ट करा सकता है डिजीज फाइलेरियासिस। तो इस केस में भी हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बेटा, मॉस्किटो बाइट से अपने आप को प्रिवेंट करना है, मच्छरदानी लगानी है, नेट लगाना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल। एल्कोहल से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं? तो आप सब जानते हैं कि अल्कोहल सबके लिए बहुत बुरा है, ड्रग्स बहुत बुरा है और इसका अब्यूज जो है वो हमको बहुत मुश्किल सिचुएशन में डाल सकता है। क्या क्या फिजिकल मेंटल हेल्थ पे हमको इफेक्ट करता है, हमारे फाइनेंशियल, हमारे सोशल स्टेटस को डिस्टर्ब करता है और अलग अलग पॉइंट्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिजिकल, कैसे कैसे फिजिकल इफेक्ट होता है बेटा, हमारा ऑर्गन डैमेज होता है विच इंक्लूड्स अवर लिवर, हेपेटाइटिस, लिवर होता है, कैंसर होता है, किडनी है, पैंक्रियाज को इफेक्ट करता है और हमारे लंग्स को भी इफेक्ट करता है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर इश्यूज होते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर का एबनॉर्मल हो जाना, हार्ट रिदम का एबनॉर्मल हो जाना, कार्डियोमायोपैथी, वीकनिंग ऑफ दी हार्ट मसल्स जिसको बोलते हैं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स भी इसमें आ सकते हैं। इसके वजह से कई सारे इन्फेक्शियस डिजीज का भी खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि अगर हम अब्यूज में हैं, मतलब शेयरिंग कर रहे हैं, ड्रग्स अगर शेयर कर रहे हैं तो नीडल्स की हेल्प से करते हैं और नीडल शेयरिंग की वजह से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड की मिक्सिंग से होती है, वो भी हमको हो सकता है। HIV का, हेपेटाइटिस B और C का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा कैंसर की भी रिस्क है बेटा, अल्कोहल और टोबैको जो है वो एक दूसरे से लिंक है। अलग अलग तरह के कैंसर जैसे कि माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, ईसोफेगस, लिवर एंड ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकता है। इसके अलावा फीटल हार्म, अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है और ये सारी चीज़ों का सेवन कर रही है तो अनबॉर्न बेबी को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बर्थ में नुकसान हो सकता है, बर्थ इफेक्ट हो सकता है, नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम जिसको बोलते हैं विड्रावल सिम्टम्स आफ्टर दी बर्थ, ये भी देखने को मिल सकते हैं। आगे क्या क्या, आगे इसमें ओवरडोज एंड डेथ। हाँ, अगर कोई ओवरडोज ले रहा है तो उसकी वजह से भी उसका डेथ हो सकता है, कोमा में पर्सन जो है वो कोमा में जा सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। आगे डिस्कस करते हैं मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। मेंटल इफेक्ट्स भी होते हैं, आपको पता है कि जो भी इस तरह की चीज़ों में संलिप्त रहता है उनमें कम्युनिकेशन पाथवे, जजमेंट लेने की जो क्षमता है वो इफेक्ट होती है, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, अटेंशन, ये सारी चीज़ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और क्रोनिक यूज कैन लीड टू दी परमानेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ब्रेन चेंजेस, ब्रेन डैमेज। ठीक है, आप सब जानते हैं अगर कोई आपके आसपास में ऐसा है, आप उसको देख रहे हैं कि वो सेवन करता है, तो आप देखते हैं कि उसका डिसीजन मेकिंग जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके अलावा क्या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं। मेंटल हेल्थ में क्या है, मेंटल हेल्थ में है कि आप उसका फोकस जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब रहता है, एंजाइटी, डिप्रेशन का और बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होता है। इसके अलावा वर्सनिंग कंडीशंस भी इसमें देखने को मिलते हैं। बिहेवियरल चेंजेस क्या है, बेटा कोई बच्चा अगर ऐसे में है तो आपको उसमें देखते हैं कि बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस है, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, इंक्रीज एग्रेशन, बहुत तेजी से उसमें गुस्सा आता है, पैरानोइया होता है, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उसको देखने को मिलता है, हेलुसिनेशन, कुछ इमेजिन करने लगते हैं, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, मतलब जब चलते हैं या कुछ काम करने लगेंगे तो उनकी एक्टिविटी उनको, उनके वर्ड्स जो है उनके एक्टिविटी से मैच नहीं करते हैं कई बार, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, अगर एडिक्शन हो गया है और डिपेंडेंसी हो गई है तो इसके वजह से बहुत साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और अगर छोड़ना चाहता है तो विड्रॉवल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। आगे देखिए सोशल और फाइनेंशियल इफेक्ट में अगर, तो बेटा सोशल इफेक्ट भी होते हैं। कैसे कैसे इफेक्ट होते हैं भाई, ट्रस्ट इशू होता है, झूठ बोलेंगे अगर सेवन कर रहे हैं और
चाहिए, अगर घर से नहीं मिल रहा है तो झूठ बोल के पैसा चोरी करेंगे, अलग अलग सोशल और ट्रस्ट इश्यूज में डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, डाइवोर्सेस करेंगे। बहुत सारे ऐसे मेल जो कि इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने घर में आकर के अपनी फैमिली के साथ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे समाज में। अगला बेटा एकेडमिक एंड वर्क डिक्लाइन। अगर कोई बच्चा इसमें इन्वॉल्व है तो आप देख सकते हैं कि उसका पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, या अगर कोई प्रोफेशनल है तो भी उसका परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाता है। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इवेंचुअली लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी तक जा सकती है अगर कोई एम्प्लॉयड है तो। इसके अलावा लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे कि एडिक्शन की वजह से पोजेशन ऑफ इलीगल सब्सटेंस फ्रीक्वेंटली रिलेटेड टू लीगल इशू एंड द पोटेंशियल जेल टाइम। इसमें जेल भी आपको हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ से बच करके रहना है। लास्ट एक इफेक्ट है उसका फाइनेंशियल, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि एडिक्शन की वजह से जॉब चली जा रही है, लीगल फीस भरना पड़ रहा है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कैंसर। कैंसर क्या होता है बेटा? कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सेल हमारे बॉडी का जब कैंसरस सेल में चेंज हो जाता है तो कैंसर की बीमारी आपको हो जाती है। नॉर्मल सेल की क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जो कैंसर सेल में अलग होती है? नॉर्मल सेल जो है वो आपका रेगुलेटेड ग्रोथ दिखाता है। क्या दिखाता है? रेगुलेटेड ग्रोथ दिखाता है। मतलब कि अगर कोई सेल डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होकर दो सेल में बन रहा है, जो हमारे सेल का नॉर्मल प्रोसेस है, तो ये जब कांटेक्ट में आते हैं तो ये कांटेक्ट में आकर के रुक जाते हैं, स्टॉप डिवाइडिंग, दे स्टॉप डिवाइडिंग, वो कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। बट इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कांटेक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट इनहिबिशन। ये नॉर्मल सेल में देखने को मिलता है, डिफरेंशिएशन आपको नॉर्मल सेल में देखने को मिलता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, एपोप्टोसिस जो है वो नॉर्मल सेल में देखने को मिलता है, बट कैंसरस सेल में ये सारी प्रॉपर्टी लूज कर देता है और अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेटेड ग्रोथ देखने को मिलता है कैंसर सेल। ठीक है, तो जो कि लास्ट में जाकर के एक ट्यूमर का रूप ले लेता है और वो ऑर्गन जो है वो पूरी तरह से इफेक्ट हो जाता है। अगर बात करें इसके कार्सिनोजेंस क्या होता है? वो कारक जो कि कैंसर कराते हैं उनको कार्सिनोजेन बोलते हैं। फिजिकल है बेटा, केमिकल है, फिजिकल है और बायोलॉजिकल है। इसमें रेज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। बहुत ऐसे लोग जो कि लंबे समय तक किसी फिजिकल रेडिएशन के कांटेक्ट में रहते हैं, वो भी कैंसर कॉज हो सकता है उनमें भी। अगर कोई टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल या किसी और पॉल्यूटेंट का सेवन कर रहा है, निकोटिन, जिसमें ये जितनी भी चीज़ें हैं उसमें निकोटिन रहता है, निकोटिन के सेवन से भी आपको कैंसर होता है। आप सब जानते हैं ओरल कैंसर, माउथ कैंसर इसका एग्जाम्पल है, लंग्स कैंसर एग्जाम्पल है। अगला आता है बायोलॉजिकल में ऑन्कोजीन वायरसेस जो होते हैं वो कैंसर कॉजिंग होते हैं। हमारे बॉडी में एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो पूरी तरह से बंद रहता है, पर अगर कोई वायरस आकर के प्रोटो ऑन्कोजीन के सेटअप को स्टार्ट कर दे तो उसकी वजह से हमको भी कैंसर हो सकता है। अगला आता है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे होता है? कार्सिनोजन हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं। म्यूटेशन होता है जो कि प्रोटो ऑन्कोजीन को एक्टिवेट कर देता है, बिकमिंग द ऑन्कोजीन एंड इनएक्टिवेट ट्यूमर सप्रेसर जीन। हमारे जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उनको इनएक्टिव कर देता है और प्रोटो ऑन्कोजीन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ही सेल बहुत तेजी से ग्रो करने लगता है और कैंसर कराता है। दिस डिस्टर्ब्स द सेल साइकिल रेगुलेटर, इसको साइक्लिन्स और सीडीकेज भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ट्यूमर फॉर्मेशन और स्प्रेड। कैसे होता है ट्यूमर फॉर्मेशन और स्प्रेड? तो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एब्नॉर्मल सेल जो कि न्यूप्लास्टिक सेल जिसको बोलते हैं। बिनाइन मतलब एक जगह पे अगर कैंसर है, किसी एक ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है तो उसको बिनाइन कैंसर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर लंग्स में है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट में है, फॉर एग्जाम्पल माउथ में है, तो वो बिनाइन कैंसर की कैटेगरी में आएगा क्योंकि लोकल एरिया पे स्प्रेड नहीं करता। और मैलिग्नेंट कैंसर क्या होता है? ऐसे कैंसर जो एक जगह से स्प्रेड होकर के बॉडी के अलग अलग हिस्सों को इफेक्ट कर रहे हैं, उसको मैलिग्नेंट बोलते हैं। जैसे कि ब्लड वेसल्स में जाना और सराउंडिंग टिश्यू को इफेक्ट करना, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर आता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर बेटा लीथल होता है, इसको फिर हम कुछ भी क्योर नहीं कर सकते। और जो प्रॉपर्टी होती है फैलने की, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टैसिस। सेल ब्रेक्स ऑफ ट्रैवल वाया ब्लड स्ट्रीम, या तो ब्लड के हेल्प से या लिम्फ के हेल्प से पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है और पूरे बॉडी में सेकेंडरी ट्यूमर बनाता है। ठीक है, कॉजेज और सिम्टम्स हम लोग कॉजेज देख चुके हैं। हम लोग सिम्टम्स में बेटा अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, वेट लॉस, फटीग और पेन, ये चीज़ें हमको कैंसर में देखने को मिलती है। हालांकि
कई सारे स्टेजेस में बहुत क्लियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एड्स पे। एड्स क्या बेटा? एड्स एक ऐसा बीमारी है, एड्स का क्या क्वेश्चन करना है? ऑरिजिन, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन। तो सबसे पहले एड्स जो है वो यूएसए में 1981 में रिपोर्ट किया गया था। पहला केस क्यों होता है? HIV वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से होता है। एड्स का फुल फॉर्म आप सबको पता है? एड्स का फुल फॉर्म पता है बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। हम लोग एड्स को एक तो हमारे सिलेबस में इसलिए भी जानते हैं, और हम लोग 1 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड एड्स अवेयरनेस डे मनाते हैं। इस वजह से भी एड्स को अच्छे से हम जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, क्या अवेयरनेस क्या करना है, किस चीज़ को लेकर के करना है? सबसे पहला उसका ट्रांसमिशन को लेकर, प्रिवेंशन और कंट्रोल को लेकर। कैसे फैलता है एड्स? एड्स तो एक तो ह्यूमन HIV की वजह से होता है। HIV हमारे बॉडी में अगर घुस गया तो एड्स कॉज कर सकता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इन्फेक्टेड नीडल की वजह से होता है। अब प्रिवेंशन कैसे करना है? इसका प्रिवेंशन के लिए कॉन्डम्स यूज करना है सेक्स के समय पे, नॉट शेयरिंग नीडल्स। इसके अलावा टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। अगर किसी को कॉज हुआ है तो उसका टेस्टिंग होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के हेल्प से। ठीक है, इसको ART बोलते हैं। reduce the viral load and transmission risk significantly। ये आपके अनट्रांसमिटेबल होते हैं। अब एक और रीजन है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी होता है। अगर मदर प्रेग्नेंट है और चाइल्ड तो चाइल्ड को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, कभी भी ऐसा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का केस हो या फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन का केस हो तो वहाँ पे आपको एड्स का खतरा होता है। ठीक है, ये क्या आपको एड्स का एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि रीजन क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग ऑफ नीडल एंड सिरिंज और मदर टू चाइल्ड। ये रीजन है आपके एड्स के, और ट्रांसमिशन के भी यही कारण होता है। आगे इसमें क्या है? ये कॉज है HIV की वजह से होता है। वायरल सिंड्रोम इसमें देखने को मिलता है। एड्स सेंटर पे जाएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, डायग्नोसिस कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमको एंटीवायरल ड्रग मिलेगा। और इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी तरह के अब्यूज़ में ना शामिल हों, नीडल की शेयरिंग में न रहें, और सेफ सेक्स प्रैक्टिस जो है उसको हम लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए अगला सवाल में आते हैं। अगला है शॉर्ट नोट से बेटा। शॉर्ट नोट्स पहला है PCR पे। PCR क्या होता है? व्हाट इज PCR? PCR को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है? जब भी हम लोग को ज़्यादा नंबर ऑफ DNA, हमारे पास DNA का एक सैंपल है बट हमको उसका एम्प्लीफिकेशन करना है, उसका नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाना है, तो हम PCR मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, PCR में होता क्या है? PCR में सबसे पहले DNA टेम्पलेट को लिया जाता है और उसको 94 डिग्री पे ट्रीट किया जाता है, जिसके वजह से बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड सारे H बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, H बॉन्ड ब्रेक्स, और इसकी वजह से दोनों फ्रैगमेंट अलग अलग हो जाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऐड करते जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एनेलिंग। एनेलिंग जो है वो टेम्परेचर में 5 डिग्री बिलो PM, बिलो मतलब ऊपर वाले जो टेम्परेचर है उससे 5 डिग्री डाउन टेम्परेचर पे करते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा RNA प्राइमर लगाते हैं और DNA पॉलीमरेज एंजाइम देते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जो है वो आकर के ऐड होते जाती हैं। हमने रेप्लिकेशन अभी पढ़ा है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस की जैसे यहाँ पे होता है 5' to 3' डायरेक्शन में। और यहाँ पे जब हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो हमको एक नया DNA मिल जाता है, और जो नया DNA बना हुआ है वो डबल स्टैंडर्ड हो गया, उसमें एक पुराना और एक नया स्टैंड ऐड हो गया है। तो ये जो है वो सिंथेसाइज होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये टेम्परेचर आपको ध्यान में रखना है और प्रोसेस को समझाते समय। चलिए अगर हम एक साइकिल को करते हैं तो एक साइकिल रिपीट्स 25 to 30 टाइम्स रिपीट होती है, जिसकी वजह से हमको मल्टीपल कॉपीज इसमें मिलते हैं। ये हमारा DNA का PCR का प्रोसेस है। चलिए अगला देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या आपको बेटा अभी पढ़े हम लोग की मॉलिक्यूलर सिजर्स बोलते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मेन काम है हमारे DNA के फ्रैगमेंट को कट करना। ठीक है, तो DNA के फ्रैगमेंट को ऐसे ही कहीं भी कट करेगा क्या? नहीं, कहाँ पे कट करना है वो बहुत प्रिसाइज होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में जाकर के कटिंग करता है, जो कि उसका रिकॉग्निशन साइट होता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज करके कि हमको यहाँ पे जाके काम करना है, वहाँ पे जाकर के उसकी कटिंग करता है। इस डायग्राम की हेल्प से आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारा DNA फ्रैगमेंट है, 2 तरह का DNA फ्रैगमेंट है। ठीक है, ये हमारा वेक्टर, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये वेक्टर का है और ये हमारा डिजायर्ड जीन है। ठीक है,
तो हम डिजायर्ड जीन को भी कट करेंगे और वेक्टर को भी कट करेंगे, दोनों को कट करेंगे तब तो डीएनए लाइगेज की हेल्प से जोड़ेंगे। ठीक है, तो कटिंग जो है वो बिल्कुल सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से किया जाता है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है दोनों की कटिंग के लिए, ताकि उसका रिकॉग्निशन साइट सेम हो और वो उसको बिल्कुल सही जगह पे कट करके फिर सही जगह पे जोड़ सके, लाइगेशन हो सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज हो रहा है और यहाँ पे कटिंग जो है वो कौन से सीक्वेंस में हो रही है, CAA-ATG, यहाँ पे इसकी कटिंग हो रही है। ये कौन सा एंड बन रहा है, इस तरह का जो एंड होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्टिकी एंड। क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड। स्टिकी एंड कट्स एंड लीव द शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स, यहाँ पे ओवरहैंगिंग होती है, which can easily pair with the complementary overhangs of the other DNA fragment। ठीक है, ये होता है। ब्लड बैंक्स क्या होता है बेटा, ब्लड बैंक्स भी बनते हैं अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में। ब्लड बैंक इसमें बनता है जिसमें कि स्ट्रेट अक्रॉस दी बोथ हैंड कट करता है और इसमें कोई ओवरहैंग्स नहीं बनता। ओवरहैंग्स में तो देखिए ये इसको बोल रहे हैं ओवरहैंग्स, तो आपको स्टिकी एंड बनता है तो ऐसा ओवरहैंग्स देखने को मिलता है। एप्लीकेशन क्या है, क्यों हम लोग इसको बनाते हैं, क्यों बनाएंगे हम लोग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन क्लोनिंग और वेक्टर से उसको ट्रांसमिट कराने के लिए हम लोग ये प्रोसेस को यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। काइटिनेज एंजाइम क्या है, अगर शॉर्ट नोट में आता है काइटिनेज के बारे में तो आप लोगों को समझना है कि काइटिनेज क्या होता है। काइटिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि काइटिन को कट करता है, काइटिन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो काइटिन कहाँ देखने को मिलता है, काइटिन हमको कहाँ देखने को मिलता है, काइटिन हमको फंजाई में देखने को मिलता है और भी प्लांट में या प्लांट सेल में और फंगल सेल में देखने को मिलता है। काइटिनेज एंजाइम की हेल्प से हम अगर उसको डाइजेस्ट करेंगे और छोटे छोटे पॉलीमर को अगर मोनोमर में तोड़ेंगे तो हमको बेस डिग्रेडेशन में हेल्प होगा। बेस डिग्रेडेशन में हेल्प होगा बेटा, सिंगल सेल प्रोटीन बना सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज होता है, बायोडिग्रेडेबल पैकिंग कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इसको यूज कर सकते हैं अलग अलग केमिकल कंपोजिशन में, केमिकल बाउंडिंग करने में। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो आप यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स क्या होता है, बायोरिएक्टर एक ऐसा वेसल है, लार्ज वेसल है जहाँ पे हम करते हैं लार्ज स्केल कल्चरिंग करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। जो अभी हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्नोलॉजी से हमने नया ऑर्गेनिज्म बनाया है, उसका मल्टीप्लिकेशन किया, अब हमको उससे क्या करना है, अपना प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है। तो प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए हम उसकी लार्ज स्केल पे उसकी क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे, कल्चर करेंगे और यहाँ पे हम अपना प्रोटीन को ऑब्टेन करेंगे जो कि वैक्सीन हो सकता है बायो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। होता क्या है, इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, कंट्रोल इन्वॉल्वमेंट रहता है बेटा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन और कंट्रोल, जिसमें कि फिजिकल टेम्परेचर, एजुकेशन, एरेशन, केमिकल जैसे कि पीएच और न्यूट्रिएंट कंडीशन को मेंटेन करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं क्योंकि हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट में ही मिल सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, इसमें एक वेसल होता है जिसमें कि मिक्सिंग होती है, एक स्टिरर होता है जो मिक्स करने का काम करता है और इंश्योर करता है कि न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एक एरेशन सिस्टम होता है जो कि ऑक्सीजन को बीच बीच में स्पार्क करता है, गैस बबल बनाता है। दूसरा है मॉनिटर्स, कंट्रोल सिस्टम मॉनिटर्स टेम्परेचर, पीएच एंड द ऑक्सीजन लेवल। अगला क्या है, इसमें सैम्पलिंग कोड्स जो है वो विड्रॉवल ऑफ दिस स्मॉल सैंपल्स to check the cell growth and the product concentration। तो अगर हमारा प्रोडक्ट बनते जा रहा है तो उसको सही समय पे निकालना भी जरूरी होता है, उसको चेक करने के लिए सैम्पलिंग कोड्स होते हैं। अगला है बैफल, प्रिवेंट द वर्टेक्स फॉर्मेशन एंड इम्प्रूव्स द मिक्सिंग। और चलिए आगे देखते हैं रोल इन बायोटेक्नोलॉजी। क्या रोल है भाई, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है बायो रिएक्शन के लिए और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए बायोरिएक्टर्स को यूज किया जाता है। बायोरिएक्टर का एक इमेज है बेटा, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी का इमेज दिया हुआ है, इसको देखेंगे। ये आपका सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर है और इसका ये स्पार्क्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यू जो है वो रोटेट करता है और कल्चर को मिक्स करता है और यहाँ पे सैम्पलिंग जो है वो धीरे धीरे जो है प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ पे क्या है, इसमें आपको सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन के लिए बबल जो है ना तो यहाँ इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, बेसिक है बायो रिएक्टर्स में काम किया जाता है। अगला आते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, हमने बायो रिएक्टर में बना तो लिया सारी चीजें,
हमने प्रोडक्ट ले भी लिया, अब क्या करना है, उसका फिल्ट्रेशन करना है, उसका प्योरिफिकेशन करना है। तो ये फिल्ट्रेशन और प्योरिफिकेशन करना है हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसी को कहते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो बनाना है उसको सुटेबल प्रिजर्वेटिव ऐड करना है, प्रॉपर क्वालिटी चेक करना है ताकि हम उसको मार्केट में सप्लाई कर सकें, प्रिजर्वेटिव ऐड करके लंबे समय तक मार्केट में उसको ऑब्टेन करा सकें फ्री ऑफ दी अदर मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स भी जरूरी है, होमोजेनस प्रोडक्ट मिलना चाहिए जो कि किसी और मिक्सचर या किसी और कंटामिनेशन से ये बचा हुआ हो। डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट आर ऑब्टेन एंड रिलीज इनटू द मार्केट फॉर द पब्लिक यूज। सबसे पहला लिक्विड को फिल्ट्रेशन करना, सेंट्रिफिकेशन करना, सेडिमेंटेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अगला है रिमूवल ऑफ द सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड देयर डिजायर्ड प्रोडक्ट यूजिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और तीसरा है प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन, इसमें कि वेरी क्लोज और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज से उसको सेपरेट करेंगे और डिजायर्ड प्रोडक्ट को यूज करेंगे। क्रोमैटोग्राफी एंड क्रिस्टलाइजेशन और प्रोडक्ट पॉलिशिंग और पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट लास्ट स्टेज का होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का। चलिए आगे देखते हैं कुछ फुल फॉर्म से बेटा, बहुत ब्रीफली जल्दी जल्दी इसको करेंगे। MALT म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज इम्यून सिस्टम? व्हाट इज इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को और सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल इन्वेडर्स, पैथोजन जो है, जो बैक्टीरिया वायरसेस में, इनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हमारे पास में दो तरह की इम्यूनिटी होती है, सिस्टम होता है। पहला है आपका इनेट इम्यूनिटी और दूसरा है आपका अडैप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अडैप्टिव को हम एक्वायर्ड भी बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। इनेट क्या होता है, बाई बर्थ होता है, नॉर्मल हमारी प्रेगनेंसी होती है, बर्थ से जो होकर हमारी बॉडी डेवलप की जाती है। और एक्वायर्ड क्या होता है, समय के साथ में जब हम नए पैथोजन को एक्सपोजर मिलता है तो हमारे बॉडी में धीरे धीरे डेवलप होता है, उसको बोलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, यहाँ पे आप अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा ओवरव्यू देख सकते हैं, कैसे कैसे अलग अलग एरिया पे डेवलपमेंट होता है इसका। और हम यहाँ पे बेसिक डिफरेंस देखेंगे इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस है इनेट जो कि बर्थ से प्रेजेंट होता है, और एक्वायर्ड जो कि नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ आर बिल्ड इन द लेटर लाइफ में इसको बिल्ड किया जाता है। अगला है स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक होना। ये जो होते हैं हमारे इनेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जेनेरिक रेस्पॉन्स होते हैं और अगेंस्ट मेनी काइंड ऑफ जर्म। नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ये नहीं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए काम करते हैं। और ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं and generate a specific response with exposed to the exact germ of the other. There are three kinds of innate immunity: physical barrier, protective, chemical और defensive cells होते हैं, cytokine barriers भी होते हैं, आपके रूप में मेंशन है। अगला है adaptive immunities of two kind, B cell mediated immunity है, T cell mediated immunity, ठीक है, humoral और antibody immunity भी इसको बोलते हैं। It is present from the birth, we do not create any immunological memory. इसमें मेमोरी क्रिएशन नहीं होता है, बट यहाँ पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेमोरी यहाँ पे जो क्रिएट होता है वही अगली बार हमको एक्सपोजर में हेल्प करता है, मेमोरी क्रिएट होता है यहाँ। ठीक, अगला है इनेट इम्यूनिटी यूजेस म्यूकस, पीएच प्रोटीन, डिस्ट्रॉयज और ट्रैप पैथोजन। ये फिजिकल बैरियर का एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पे एंटीबॉडीज यूज होते हैं, साइटोटॉक्सिक्स, टी सेल यूज होता है और इनएक्टिव पैथोजन को इनएक्टिव करते हैं। First line of defense produces a rapid response after the exposure. चूंकि ये पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, ये तुरंत अपना रिस्पॉन्स देता है। It produces a delayed response about 5 to 6 days into making of antibody. क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी का मेकिंग बहुत होता है, तो यहाँ 5 to 6 days लग जाते हैं रिस्पॉन्स देने में। चलिए इसके साथ में हमारा खत्म होता है 5 मार्क्स और ये क्वेश्चंस 4 मार्क्स 5 मार्क्स के, तो आप लोग रिविजन करते रहिए और हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ में।